नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वयं भी एक विद्यार्थी हैं, मैं स्वयं एक विद्यार्थी हूं और एक टीचर भी हूं, तो मैं इस पर्व का महत्व बहुत अच्छे से समझती हूं कि हमारे जीवन को दशा और दिशा देने में एक टीचर का उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जितनी कि एक मटके को बनाने में या एक सुराही को बनाने में एक जो कहते हैं ना कुम्हार की होती है। तो हमें गढ़कर जो आज इस लेवल पर पहुंचाते हैं, यहाँ तक पहुंचाते हैं, उसमें हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ उन सभी मतलब शिक्षकों को जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि अभी जो हमारा टारगेट है या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो चीज को लेके टेंशन में है वो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। आज हम बात करेंगे उस परीक्षा की जिसका इंतजार लाखों युवा कर रहे हैं, और वो परीक्षा है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025। आप सोचिए कि 53,000 से ज्यादा पद, और सिर्फ आपके पास कितने दिन बचे हैं, तो 10 दिन। तो दोस्तों, यह मौका शायद आखिरी बड़ा सुनहरा मौका हो सकता है आपके पास कि इन 10 दिनों का कैसे आप यूटिलाइजेशन करें कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपना सिलेक्शन ले सके। तो अंतिम 10 दिनों में आपकी जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, इसी के लिए मैं आपको गाइड करने के लिए आई हूं कि आपको किस प्रकार की रणनीति यहाँ पर अपनानी चाहिए। तो देखिए, आपको किस प्रकार से अपनी जो पढ़ाई है, देखिए पढ़ाई आप सभी कर रहे हैं, अलग अलग सोर्सेस से कर रहे हैं, तो उस पढ़ाई को आप कैसे तेजी लाकर चयन की ओर बढ़ सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे थोड़ी सी मैं बात कर लेती हूँ इस एग्जाम के बारे में पहले, क्योंकि कोई भी चीज स्ट्रेटेजी से पहले या गाइड करने से पहले ये जरूरी होता है कि हमें ओवरव्यू पता हो, क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, ठीक है, या एक्चुअली एग्जाम क्या है, जो सिर्फ जिन्होंने फॉर्म फिल किया है और फॉर्म फिल करके एग्जाम देने जाने वाले हैं। तो आई होप आप उनमें से नहीं होंगे, आप उनमें से होंगे जिन्होंने अलर्ट रहते हुए फॉर्म भरा है और उसके लिए तैयारी भी की है, और तैयारी अभी अच्छे लेवल पर चल रही है, उसे हमें क्या करना है, धार देना है, ठीक है। तो अगर देखो इस एग्जाम की बात करते हैं, तो ये जो एग्जाम है वो कब होने वाला है, आपको पता ही है कि 19 से 21 सितंबर तक 2025 को ये एग्जाम होने वाला है। एग्जाम जो है उसके लिए यदि हम पदों की बात करें तो इसमें 53,739 पद है। तो अपने आप में 53,000 वैकेंसी बहुत बड़ी बात होती है। और इसका जो पेपर है उसमें भी यदि मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे लेती हूं, तो देखिए यहां पर जैसे मैं बात कर रही हूँ पदों की, तो पद कितने हैं, 53,739 कुल इसमें पद है। और सिर्फ एक पेपर होगा, तो पेपर एक ही होगा इसमें। और ये जो एक पेपर होगा उसमें आपके कितने प्रश्न होंगे, तो कुल इसमें 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और इसमें होगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग तो इसमें भी है, तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग करने हैं जितने आपको आते हैं, तुक्केबाजी नहीं करनी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। इसके जो अंक हैं वो कितने होंगे, तो भाई अंक 200 होंगे, यानी 200 अंकों में जो मेरिट आएगी उसके आधार पर ही आपका भविष्य निर्धारित होगा। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या सेगमेंट है और क्या क्या आपको तैयारी करनी थी और आपने क्या क्या तैयारी की है। देखो, यदि हम बात करें तो यहाँ पर दोनों लैंग्वेज इंक्लूड की गई है, यानी आपका जर्नल हिंदी भी है, और जर्नल हिंदी के इसमें कितने, तो जर्नल हिंदी के 20 प्रश्न इसमें पूछे जाने वाले हैं। फिर जर्नल इंग्लिश भी है क्या, बिल्कुल है, और जर्नल इंग्लिश के मात्र 15 प्रश्न इसमें पूछे
जाने वाले हैं। गणित भी है क्या? बिल्कुल है जी। तो मैथ्स के इसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें सबसे बड़ा जो वेटेज है वो है जीके का, और जीके का जो वेटेज है वो है 70 क्वेश्चन का। 70 क्वेश्चन का आपका जीके आने वाला है। तो जीके में इंडिया जीके नहीं है, इसमें इसमें पूरा राजस्थान जीके है। और राजस्थान जीके में भी मैं बात करूं तो राजस्थान ज्योग्राफी को बहुत वेटेज दिया गया है, और 20 प्रश्न आपके राजस्थान ज्योग्राफी से यहाँ पूछे जाने वाले हैं। हिस्ट्री को भी राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इसकी बात कर लेते हैं तो ये भी कम वेटेज नहीं रख रहा है, ये भी इक्वली वेटेज रख रहा है, यानी 20 प्रश्न इसके भी पूछे जाएंगे आपसे। फिर आपकी आती है पॉलिटी। हाँ, पॉलिटी में यहाँ पर दोनों सेगमेंट जोड़े हैं इसमें, तो पॉलिटी आएगी, और पॉलिटी में भी इंडिया की भी और राजस्थान की, लेकिन प्रश्न सिर्फ 10 ही पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आएगा आपका जनरल नॉलेज वाला पार्ट, फिर आएगा जीके यानी सामान्य विज्ञान जो है उसका वेटेज रखा गया, और सामान्य विज्ञान से मात्र 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से भी मात्र 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर को भी इंक्लूड किया गया है, तो करंट अफेयर के इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसा अगर करो तो पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है आपके 120 प्रश्नों का, और ये 120 प्रश्न आपको 200 अंकों में से करने हैं। 2 घंटे का पेपर होगा, और यही आपकी किस्मत को तय करेंगे, यानी लाखों प्रतियोगी, ठीक है, और 75,000 सीटें, 2 घंटे, 100 प्रश्न, 20 प्रश्न, यानी आपको चाहिए एक सटीक रणनीति जिसे आप अंतिम दिनों में अपनाकर अपना टारगेटेड स्टडी प्लान कर सकें। समस्या क्या आ रही है इस जॉब में? अगर देखो हम बात करें तो इस एग्जाम की सबसे बड़ा जो चैलेंज ये है, एक तो समय कम है, दूसरी बात सिलेबस बहुत ज्यादा है। आपको ये लग रहा होगा जीके राजस्थान ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन ना, मतलब आप समझ सकते हैं कि बाकी एग्जाम जो पटवारी वीडियो इनके लिए भी अपने आप में चैलेंज होता है। तो राजस्थान ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, अथाह समुद्र है, जितनी भी डुबकियां लगाते रहो आप उसमें। उसके बाद राजस्थान पॉलिटी, वो भी इंडिया भी और राजस्थान भी, तो ये भी बहुत गहराई का सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्यूटर अलग पूछा है, हिंदी पूछा है, इंग्लिश जो अपना हाथ तंग रहता है राजस्थान के स्टूडेंट को, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर 10 क्वेश्चन के लिए कितना करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, और वो भी इंडिया का और राजस्थान का दोनों। और ये लो जी, तो इतना बड़ा सिलेबस है, समय है कम, डर और घबराहट होना तो लाजमी है जी, बिल्कुल डर लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और उस पर पकड़ बनानी है, इतने सारा मतलब विद्यार्थी है, कंपटीशन भी टफ है, पूरा पिछला पड़ा हुआ भी दोहराना है। बच्चे हैं मात्र और मात्र 10 दिन। अब 10 दिन में आपको क्या करना है, कुछ चीजें जो आपकी सफलता का मंत्र हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ सफलता के जो है 3 मंत्र दूंगी, ठीक है। और देखो ये जो मंत्र देने का काम है ना, वो मेरा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मेरा जो पिछला एक लंबा अनुभव है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से और उसकी टीचिंग से, उसके आधार पर मैं सिर्फ और सिर्फ आप जैसे मेरे छोटे भाई बहनों को क्या करती हूँ, गाइड करती हूँ। बाकी तो देखो होना वही है जो राम रचि राखा, या करना वही है जो आपने डिसाइड कर रखा है। अंतिम दिनों में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिशा निर्देशित कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कि ये चीजें हम करेंगे तो और बेटर हो सकता है, ठीक है। तो 3 मंत्र जो मैंने खुद ने फील किए हैं कि अंतिम समय पर अपने को करनी चाहिए, या रणनीति या असली खेल जो है वो ये 3 मंत्र ही आपको आगे ले जा सकते हैं और बच्चों से। तो यहाँ पर जो 3 मंत्र मैं आपको दे रही हूँ वो 3 मंत्र है क्या? बहुत सिंपल से मंत्र है। तो एक आपका रिवीजन, दोहराओ। देखिए रिवीजन का कोई भी तोड़ नहीं है, ये आप दिमाग में बिठा ले अच्छे से अपने कि रिवीजन का कोई तोड़ नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पड़ पड़त निशान। आप सोचो कि जब एक जो रस्सी है वो पत्थर पे भी निशान बना सकती है सिर्फ अभ्यास के माध्यम से, सिर्फ रिवीजन के माध्यम से, तो आपने तो पढ़े हुए का ही रिवीजन करना है, ठीक है। तो आपको रिवीजन करना ही करना है। रिवीजन के बाद दूसरी चीज होती है प्रैक्टिस।
अभ्यास, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, एक ही बात है। मॉक टेस्ट बोल लो आप, ठीक है। तो ये क्या है, दोहराव आपको करना है, मॉक टेस्ट आपको देने हैं। मॉक टेस्ट आपको जो एग्जाम के भय है उससे दूर करते हैं। अगर किसी बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी है और उसने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, तो मान के चलिए एग्जाम हॉल में उसके एक बार तो पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ओएमआर कैसे भरनी है, कितना टाइम है, क्या स्ट्रेटेजी। अब वहां बैठ के अगर आप स्ट्रेटेजी बनाने लग गए तो फिर पेपर कब करोगे भाई, समझे बात को। तो आपको वहां बैठकर सब कुछ पहले ही प्री डिटरमाइन करके चलना है कि मुझे मॉक टेस्ट से क्या फायदा होगा, कि पेपर में मुझे कैसे ओएमआर भरनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कितना ओएमआर में टाइम लगता है, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं। ये सब चीजें आपको तभी आएगी आपको जब आपने मॉक टेस्ट दिए हो। फिर आपका तीसरा हथियार है कमजोर टॉपिक पर ध्यान, कमजोर टॉपिक्स पर फोकस। आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, आपको लगता है एग्जाम में आएगा ही, पूछा जाएगा ही, इंपॉर्टेंट है ही, उसको रिवाइज करना है, उस पर फोकस करना है, फैक्ट पे ध्यान देना है, जहां डेटा याद करना है उस पर फोकस करना है। तो अगर आप ये 3 मूल मंत्र ध्यान रखोगे, इनको अपनाओगे, तो आप मान के चलिए आप अन्य स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। क्योंकि देखो, मैं आपको बता दूं कि मेरा काफी अच्छा अनुभव है इस कंपटीशन एग्जाम में। तो वहां पर आपको बिल्कुल डर नहीं लगने वाला है। आप सिर्फ इन 3 जो मंत्र हैं उनको ध्यान रखना है, इनका जाप करते रहना है। जाप इन द सेंस रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस टेस्ट करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, और कमजोर टॉपिक्स को क्या करते रहो, फोकस करते रहो। और ये सब अगर आप करते हैं, मैं कोई नई चीज नहीं बता रही हूँ, मेरे पास कोई ऐसा अल्लादीन का चिराग नहीं है जो मैं आपको दूं और बच्चों आज मैं ऐसा बता दूंगी जो आप जाके पेपर में सेलेक्ट हो जाओगे। कोई नया नहीं है, आपने सुना हुआ है, समझा हुआ है, लेकिन हम क्या है, हम क्या है, नालायक है। और हम नालायक होने के कारण सिर्फ सुनते सुनते हैं और सुन के इधर से उधर से निकाल देते हैं। हम बिल्कुल भी ये नहीं करते कि उनको काम में भी लेना है, हम अप्लाई नहीं करते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं। अच्छा, मैम ने कहा था रिवीजन करना, मैम ने कहा था मॉक टेस्ट देना, मैम ने कहा था कमजोर टॉपिक्स पर फोकस करना। अरे तो भाई किया क्यों नहीं, इसीलिए तो आज 10 दिन पहले मुझे आपके पास आना पड़ रहा है, मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है, आपको गाइड करना पड़ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि पहले से आपको पता नहीं था, और नहीं पता था तो आज बता देती हूँ। अब आगे वाले 10 दिनों में आपको ये चीजें करनी ही करनी है। अब बात कर लेते हैं भैया 10 दिन में हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, और हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो। तो 10 डेज स्ट्रेटेजी, 10 डेज हमारी रणनीति या स्ट्रेटेजी क्या हो। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूंगी कि ये जो पेपर है इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास है। तो आपका जो पेपर का लेवल है वो 1 लाइनर पे ज्यादा फोकस होगा, बजाय स्टेटमेंट या आरएस या पीएसआई का जो लेवल है या वीडियो का जो लेवल है उससे ये लेवल थोड़ा कम रहेगा। 10th का जो स्टैंडर्ड होता है उसको इसमें फोर्स बोर्ड के द्वारा फॉलो किया जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग। लेकिन क्या होता है ना, 1 लाइनर याद करना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट तो याद हो जाते हैं, लेकिन ये जो 1 लाइनर होते हैं ना, इनको आपको याद करने के अलावा ऑप्शन नहीं होता। तो पहले आपको क्या करना है, इनको हम अलग अलग डेज में बांट के चलते हैं। देखो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट से 3 डेज की। पहले 3 दिन में करना क्या है, पहले 3 दिन में आपको राजस्थान जीके पे फोकस करना है। राजस्थान, एक आप मुझे इंग्लिश भी हिंदी में लिखवाओगे है ना, राजस्थान जीके। सबसे पहले 3 दिन में आपको राजस्थान जीके पे फोकस करो। भाई मैम राजस्थान जीके में क्या पढ़ ले, तो देखो बता देती हूँ क्या पढ़ना है। भूगोल, राजस्थान के भूगोल की बात करें ना तो इंडिया का मत पढ़ लेना कहीं गलती से समझदारी करके, है ना। राजस्थान भूगोल में आपको पढ़ना है भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन आपको पढ़ना ही है, और भौतिक विभाजन जब याद करते हो तो राजस्थान का मैप याद कर लेना, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना, 4 पार्ट में डिवाइड करके फिर इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना, अरावली को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना,
फिर पूर्वी मैदान को भी बात कर लेना, फिर हाड़ौती के पठार को भी 2 भागों में डिवाइड कर लेना, ऐसे पढ़ना है, यानी रिवाइज करना है, मोटा मोटा पढ़ना है। मरुस्थल को पढ़ना है 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कि हमारा जो मरुस्थल है वो 2 पार्ट में कैसे है, तो शुष्क, अर्ध शुष्क। शुष्क वाले को फिर 2 पार्ट में बांट लेना आपका, ठीक है। बालू का स्तूप मुक्त और युक्त, फिर बालू का स्तूप देख लेना, अनुप्रस्थ कौन से होते हैं, अनुदैर्ध्य कौन से होते हैं, पैराबोलिक कौन से होते हैं, ये पिन, हेयर पिन के आकार के कौन से होते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। आप देख लेना, लूणी बेसिन को देख लेना, फिर अर्ध शुष्क में लूणी बेसिन आपको पता होना चाहिए, घग्गर का मैदान है, नागौरी उच्च भूमि है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार है। तो ये कुछ इस तरीके के फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, तो इस आधार पर ही आपको पढ़ना। अरावली को विशेष अच्छे से पढ़ लेना, तो मैंने आपको बता दिया है। फिर आपको देखो पढ़ लेना है नदियां। नदियां में सिंपल है, 2 प्रकार की नदियां हैं, एक तो अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, तो बंगाल की खाड़ी वाली पढ़ लेना, अरब सागर की पढ़ लेना, माही को पढ़ लेना, पश्चिमी बनास को पढ़ लेना, चंबल बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कोठारी नदी पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा आप साबरमती पढ़ लेना, साबरमती की सहायक नदियां हमेशा पूछी जाती है। लूणी पढ़ लेना, लूणी की सहायक नदियां सूकड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, जवाई, ये सब पूछी जाती हैं, तो इनको भी ध्यान में रख लेना। झीलें पूछी जाएगी, झीलें बहुत इजी है, और खारे पानी की, मीठे पानी की। खारे पानी में पंचपदरा है, डीडवाना है, सांबर है, ये 3-4 आपको ध्यान रखनी है। बाकी सब मीठे मीठे पानी की है लगभग ज्यादातर, चाहे वो जयसमंद हो, चाहे पिछोला झील हो, चाहे आपकी कायलाना झील हो, चाहे कोलायत झील हो, ठीक है। तो ये सब आपको देखो याद में रखनी है। जयसमंद है, राजसमंद है, राजसमंद पे राज प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति किसने लिखवाई थी, ये सब देख लेना, ठीक है। फिर सिंचाई परियोजनाएं देख लेना जितनी भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको देखने हैं। फिर थोड़ा सा जलवायु को भी देख लेना, जलवायु में स्पेशली वर्गीकरण देख लेना, वर्गीकरण में कोपेन का देख लेना, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, तो फिर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वो झालावाड़ है। इस तरीके के फैक्ट्स आपको देखने हैं, ठीक है। तो ये हो गई जी हमारी। फिर हम इतिहास की बात कर लेते हैं, और इतिहास के पन्नों में क्या पढ़ने हैं, प्रमुख राजवंश, ठीक है। रानियां वानियां मत पढ़ लेना, उलझ मत जाना रानियों में। इसमें भी स्पेशली जैसे मैं बात करूं तो कुंभा को पढ़ लेना, प्रताप को पढ़ लेना, राजपूत काल को पूरा एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसमें जो कछवाहा वंश है जयपुर का, उसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, मानसिंह को देख लेना, सवाई जय सिंह को है, प्रताप सिंह हवा महल से याद करते हुए ये देख लेना, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा प्रजामंडल आंदोलन देख लेना, कौन सा प्रजामंडल के कौन जो थे संस्थापक थे, यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपके किसान आंदोलन देख लेना, एकीकरण देख लेना, एकीकरण के 7 चरण, 7 चरण के नाम क्या है, उनके अध्यक्ष कौन थे, किस किस को मिलाया गया था, ये सब देख लेना, सामान्य है बहुत सा। फिर कला संस्कृति की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पर देखो, कला संस्कृति में लोक नृत्य देखने ही देखना है। कला संस्कृति में लोक नृत्य, और लोक नृत्य याद नहीं होते हैं, और स्पेशली जनजातियों के, तो मैंने अपने YouTube चैनल पर ट्रिक डाली हुई है, भील, गरासिया, सहरिया, तीनों के लोक नृत्य आराम से करा देंगे। लोक देवता ये देख लेना, लोक देवता में विशेष रूप से देखो मंदिर और इनके मेले देख लेना कि मेले कब भरते हैं, नाम वाम तो पूछने की संभावनाएं कम है, तो ये देखना। चित्रकला, चित्रकला देख लेना, और किसी चित्रकला शैली में क्या विशेषताएं हैं, एक तो ये देख लेना, और एक कलाकार कौन है, और कोई विशेष चित्र है वो जरूर देख लेना। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी क्या है, किसके काल में बनाया गया था, ठीक है। और बनी ठनी देख लेना, किशनगढ़ शैली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। इसके अलावा अलवर जो शैली है उसमें गणिकाओं के चित्र मिलते हैं, वो पूछा जा सकता है। बुझे हुए चूने का प्रयोग किस शैली में किया जाता है, ये ज्यादातर पूछे जाता है। तो कुछ जो फैक्ट आपने पीवाईक्यू के अनुसार देखे होंगे वो आपसे पूछे जा सकते हैं। मेले और त्योहार, अब इसमें तो मैं क्या ही बोलूं, ये तो अपने को वैसे भी पता होने चाहिए, हम तो मेले और त्योहारों को जीते हैं,
ठीक है, तो इनको भी आपको देख के जाना है। स्पेशली जैसे मेले हैं तो बेणेश्वर धाम का जो मेला है वो आप जरूर देखने जाना। हमारे जितने भी त्रिवेणी संगम है उनको देख के जाना। तीज गणगौर का, गणेश चतुर्थी का, ठीक है, जैसे रक्षाबंधन गया था, ये जितनी भी पूर्णिमा पूर्णिमा है ना, सारी पूर्णिमा पर किसी का विशेष जन्म होता है, तो बुद्ध पूर्णिमा भी देख लेना। और हनुमान जयंती कब आती है, लगभग सब इसी पे आते हैं। तो माघ पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है, ये सब अपने को देखनी है। तो ये राजस्थान जीके वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे 3 दिन में आपको ये वाला पोर्शन एक एक दिन करके रिवाइज करना। इनमें जब थक जाओ बीच बीच में तो थोड़ा सा योजनाएं देख लेना राजस्थान की, राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, और स्पेशली इस साल वाली जैसी कई योजनाएं हैं। लाडो रानी योजना है, रिप्स योजना है, आपकी माँ वाउचर योजना क्या है, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसे जैसे एक पेड़ माँ के नाम अभियान है वो पूछा जा सकता है। तो जो भी रिसेंटली की 1 साल की है प्रमुख योजनाएं वो आपको ध्यान में रखनी है। बजट थोड़ा सा देख लेना, बजट 2024-25, इसमें जो जो घोषणाएं हुई है उन घोषणाओं को देख लेना। कोई कोष वगैरह बने हैं तो वो भी आपको देखना है। तो ये आपको डेली डेली देखो पढ़ना है। साथ साथ इनके जो भी आपने शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट ट्रिक्स बना रखे हैं उनको भी रिवाइज करते रहना, और रोजाना 2 से 3 घंटे में इनका भी रिवीजन करते रहना है। और हाँ, कोशिश ये करना कि हर दिन कम से कम इन पूरे 3 दिनों में 2 मॉक टेस्ट दो। 2 मॉक टेस्ट, जब लगे ना पढ़ते पढ़ते थक गए भाई अब पढ़ना नहीं है, अब कुछ याद नहीं हो रहा, तो अपने को सीधा क्या करना है, मॉक टेस्ट पे चले जाना है और मॉक टेस्ट यहाँ से देने हैं। आपको लगभग देखो ये 3 दिन कितने प्रश्न दे देंगे, तो 35 से 40 प्रश्न ये 3 दिन आपके बना देंगे बढ़िया वाले। तो आपके आप बोलू तो 35 से 40 प्रश्न इस सेगमेंट से आपको आने वाले हैं। तो आपके सिलेक्शन का ताला खुल जाएगा अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया। 30-40 क्वेश्चन तैयार होना बहुत बड़ी बात है, तो ये आपको ध्यान में रख। तो ये तो हो गए जी हमारे पहले दिन, ठीक है। मैं इसको आपको रिवाइज कराने के लिए अगले जो है 3 दिन तो हो गए थे, 4, 5 और 6 दिन। अगले 3 दिनों की बात कर लेती हूँ। अगले 3 दिनों में आपको फिर वही 3 सब्जेक्ट लेने हैं। कौन से जी, हिंदी लेना है और गणित लेना है और अंग्रेजी भी ले लो साथ साथ। इसको क्यों छोड़ रहे हैं हम, वैसे तो बहुत तंग है हमारा हाथ, लेकिन छोड़ना नहीं है। हिंदी में क्या पढ़ना है, देखो हिंदी में आपको संधि पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है, हमेशा संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं। समास वाला पार्ट है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। वाक्य शुद्धि है, ये आपको करनी है। इसके अलावा मुहावरे हैं, विलोम शब्द है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है हिंदी में रिवाइज, ठीक है। चलो जी, मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, और उनको एक बार देख लोगे तो अपना काम हो जाएगा। जैसे हम बात करें, इसमें लेसैप है और मैसैप है, और लेसैप और मैसैप क्या है, लघुत्तम समावर्तक और मध्यम समावर्तक होते हैं। इसके अलावा ब्याज वाला टॉपिक आपको करना ही है। एग्जामिनर आपसे साधारण ब्याज भी पूछ सकता है और आपसे चक्रवर्ती ब्याज भी पूछ सकता है। तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज पूछे जा सकता है। प्रतिशत आपको ध्यान रखना ही है। कार्य मजदूरी जो एक टॉपिक है वो आपको ध्यान रखना है, तो ये टॉपिक्स आपको ध्यान रखना है। समय, दूरी, समय और कार्य एक अनुपात है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ हानि है, ये टॉपिक भी आपको देखने हैं। थोड़ा सा कोडिंग वगैरह जो है वो भी आप इसमें देख सकते हैं, तो इसको भी रिवाइज करना है। हाँ, इनमें जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है, स्पेशली मैथ है, उसके जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को एक चिट पे लिखते रहे, एक पेज पे लिखते रहे, बाद में लास्ट दिन उनको रिवाइज करना है। अनुपात का फॉर्मूला लगाना है। आपको साधारण ब्याज पूछ ले तो आपको पीआरटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब पीआरटी प्रिंसिपल, फिर आपका क्या आएगा, रेट और फिर टाइम। तो ये फॉर्मूले, ऐसे फॉर्मूले एक पेपर पे लिख लेना जब रिवाइज करो, तो लास्ट दिन 9 तारीख को एक दिन आप या 10 तारीख को रिवाइज कर लेना। शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस सेगमेंट से भी लगभग आपके 30-35 जो क्वेश्चन है आपको डेफिनेटली
मिल जाएंगे। तो 30-35 क्वेश्चन हमने यहाँ पर अपने लिए बढ़िया से तैयार कर लिए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आ जाते हैं अपन 7वें और 8वें दिन। ये लो जी 7वां 8वां दिन भी आ गया और हम एग्जाम की ओर भी बढ़ रहे हैं और तैयारी फाइनल स्टेज पर भी चल रही है। यहाँ पर आपको देखना है एक तो पॉलिटी, ठीक है, एक कंप्यूटर देख सकते हो और एक अपना क्या बच गया, साइंस वाला जो पार्ट है वो बच गया। तो ये 3 पार्ट अपने को यहाँ 2 दिन में पूरे करने हैं। अब देखो पॉलिटी की यदि मैं बात करूं तो पॉलिटी में पढ़ना क्या है, और स्पेशली इंडियन पॉलिटी में। इंडियन पॉलिटी में देखो आपको, मैं इंडिया वाली बात कर दूं तो हमेशा प्रस्तावना इंपॉर्टेंट होती है, मूल अधिकार इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य कब जुड़े, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़े, ठीक है, वो आपको देखना है। थोड़ा सा पंचायती राज के बारे में, नगरीय निकाय उनको देख लेना, नगर पालिकाओं को कौन से संविधान संशोधन से जुड़े हैं, ठीक है, कितने सब्जेक्ट दिए गए, इसमें 28 है, इसमें 29 है, इसमें 18 है, ये सब आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आप प्रेसिडेंट, आपको गवर्नर, इन दोनों को तुलना में पढ़ लेना, पीएम और सीएम को दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ लेना, मंत्री परिषद को तुलनात्मक रूप से पढ़ लेना, संविधान के संशोधन जो है उनको मोटा मोटा देख लेना, महत्वपूर्ण संशोधन, इसके क्लास मैं भी आपके लिए अवेलेबल करा दूंगी, तो वो भी आप देख लेना। कई सारे अनुच्छेद हैं वो आपको देखने हैं, तो जैसे अनुच्छेद 14 आपको ध्यान रखना है, 32 आपको ध्यान रखना है, 19 आपको ध्यान रखना है, 21 आपको ध्यान रखना है, 370 क्या है, 371 क्या है, 368 क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर साइंस की बात कर लेते हैं। देखो साइंस में रक्त एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो रक्त है, आहार और पोषण है, विटामिन क्या है, विटामिन ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो ये भी अपने को पता होने चाहिए। जितने भी रोग हैं वो आपको ध्यान रखना, और रोगों में भी पशुजन्य जो रोग है वो भी देख लेना, और इसके अलावा बैक्टीरिया वाले जो रोग हैं वो देख लेना, वायरस वाले जो रोग हैं वो देख लेना, प्रोटोजोआ वाले जो रोग हैं वो आपको देखने हैं। तो ये सब आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। फिजिक्स में ज्यादा कुछ है नहीं, कार्य, बल, ऊर्जा, ये सब देखना होता है। केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार, धातु, मिश्रण, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। कास्टिक सोडे का सूत्र क्या है, मीठा सोडा किसे कहते हैं, कपड़े धोने वाले सोडे का नाम क्या है, ठीक है। थोड़ा सा प्रदूषण और पर्यावरण, इन सब पे आपको बेसिक चीज पता रखनी है। यहाँ पर कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर बहुत बेसिक पूछेंगे मेरे को जहां तक लगता है इसमें, कि एक तो आप में पूछेंगे कंप्यूटर में हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर को मतलब क्या बोले, तो हम ये बोलेंगे कि हार्डवेयर वाले डिवाइस कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इन सब के बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे आपको एमएस ऑफिस में पूछ सकते हैं, तो एमएस ऑफिस में आपको वर्ड का क्या काम होता है, एक्सेल आपसे पूछ ले, ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा कई सारी जो इनकी ट्रिक्स होती है ना, शॉर्टकट जिनको बोलते हैं, शॉर्टकट, शॉर्ट कीज, जैसे कंट्रोल सी है तो कंट्रोल सी किसके लिए काम आता है, तो कॉपी के लिए आता है, कंट्रोल एक्स कट के लिए काम आता है, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए काम आता है। तो जो शॉर्टकट कीज है उनसे पूछ सकते हैं। www का पूरा फुल फॉर्म बताओ, इंटरनेट क्या है, ईमेल ब्राउजर क्या होता है, डॉट नेट का मतलब क्या होता है, पावर पॉइंट किस काम में ली जाती है, एक्सेल का यूज किस लिए होता है। तो ये सब बेसिक चीजें आपसे पूछे जाने की, ब्राउजर क्या है, ठीक है, गूगल के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, उनसे रिलेटेड मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। तो लगभग ये सेगमेंट भी आपके 25 से 30 क्वेश्चन आपके तैयार करवा देगा। इजी है, आपने अगर पढ़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छे से एक बार में याद हो जाएंगे। अब बात आती है हमारे 9वें दिन की। अब हम 9वें दिन पे पहुंच गए। 9वें दिन हमारी हो गई पढ़ाई खत्म, जीके पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, भाई मैथ्स भी पढ़ लिया, साइंस भी पढ़ ली, हमने सब पढ़ लिया ना। तो बिल्कुल अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये हमारा है प्रैक्टिस डे। प्रैक्टिस डे, और प्रैक्टिस डे पे क्या करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस ही तो करते हैं। तो बढ़िया खाना है, पीना है, और क्या करने हैं, आपको टेस्ट देने हैं। कितने टेस्ट देना है जी भैया, प्रैक्टिस टेस्ट पे 3 मैच तो खेल ही लेता हूँ प्रैक्टिस, ठीक है। तो 3 आपको मॉक टेस्ट देने हैं। 3 मॉक टेस्ट का मतलब क्या हो गया,
टोटल आपके 6 घंटे हो गए। 6 घंटे आपको हर पेपर के बीच में 1-1 घंटे का ब्रेक दे देते हो, तो 3 घंटे भाई इसमें ब्रेक के और जोड़ लो, तो 9 घंटे सिर्फ आपको ये टेस्ट देने हैं। बाकी जो रिमेनिंग टाइम है उसमें रेस्ट करना है, बढ़िया खाना है, पीना है और आनंद करना है। ठीक है। हाँ, इसमें मॉक टेस्ट में एक तो चीज ध्यान रखना कि आपने एक टेस्ट दिया, फिर 1 घंटे का रेस्ट किया, फिर दूसरा टेस्ट दिया, फिर 1 घंटे का रेस्ट किया, तीसरा टेस्ट दिया, 1 घंटे का रेस्ट किया। इसके साथ साथ कम से कम 1-2 घंटे आप ना रिवाइज करने के लिए भी दे देना। रिवाइज क्या करेंगे जी मैडम? अरे भाई क्वेश्चन गलत भी तो हुए हैं, सारे क्वेश्चन सही थोड़ी कर दिए, तो जो गलत क्वेश्चन है उनका सही आंसर भी पता होना चाहिए, तो उनका सही उत्तर भी तो हो सकता है उनमें से रिपीट आ जावे तो। ठीक है, तो टेस्ट के बाद जो गलत प्रश्न है उनको रिवाइज करना है। फिर जो आपको लग रहा है कि ये तो कमजोर टॉपिक रह गया, उसकी एक क्या करना, लिस्ट बना लेना। इस दिन आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप रियल एग्जाम सिचुएशन में जी रहे हो, आपका टेस्ट है, बकायदा उसी तरीके से टेबल कुर्सी पे बैठना, आसपास सब बुक्स वगैरह हटा देना, सिर्फ आप होने चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, एक OMR होनी चाहिए, और टेबल पे बैठ के आपको एग्जाम देना है। कोई मोबाइल को साइलेंट मोड पे डाल देना है, घर वालों को सबको बोल देना भैया मेरा पेपर है। क्लियर है? तो आपको बिल्कुल वैसे रियल सिचुएशन में काम करना है। ऐसा नहीं कि पता चला पेपर सॉल्व कर रहे थे, उधर से मम्मी बोली ले बेटा चाय पी ले, और चाय के चुस्कियां लगा रहे हैं, चुस्कियों के साथ पेपर सॉल्व नहीं। आपको 2 घंटे का अगर वैसे नहीं बैठोगे 9 तारीख को, तो 11वें दिन तो बैठना ही पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो 9 तारीख को आपको पूरा एकदम रियल सिचुएशन की तरह बढ़िया से करना है, उसी तरीके से। क्लियर है? चलो जी, अब 10वां दिन, अंतिम दिन। अंतिम दिन अब आ गया हमारा 10वां दिन। इस दिन कुछ नहीं करना है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं इस दिन कुछ नहीं करती, मैं बढ़िया खाना खाती हूँ, किसी से गॉसिपिंग नहीं करती, बढ़िया बगीचे में टहलती हूँ, अपने आप में ही रहती हूँ, शांत रहती हूँ, जिससे मेरे दिमाग में जो भी पढ़ा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ है वो जमा रहे, रिकॉल होता रहे। सिर्फ इस दिन मैं एक काम करती हूँ, थोड़े थोड़े गैप में मैं क्या करती हूँ, जो वो मैंने चिट्टे चिट्टे बनाई थी ना बहुत सारी, ठीक है, जो ट्रिक्स बनाए थे, ठीक है, जो छोटी छोटे मैंने चिट्स बनाए थे, उन चिट्स को क्या करती हूँ, रिवाइज कर लेती हूँ। आराम से बढ़िया खाना खाना है, बढ़िया कॉन्फिडेंस से रहना है, हल्का हल्का रिवीजन करना है और शांत रहना है। शांत रह के ये अपने आप को बोलना है कि मैंने अच्छी तैयारी की है, मैंने पढ़ाई की है, ठीक है, और मेरा पेपर अच्छा होगा क्योंकि मैंने इस पेपर के लिए अच्छी मेहनत की है। ठीक है, तो मैं जैसा हमेशा बोलती हूँ कि जो 4-5-7 पेज आप तैयार करोगे ना, वो इस अंतिम दिन आपके काम में आएंगे। अच्छा खा के जल्दी सो जाना है, बढ़िया नींद लेनी है, भरपूर नींद लेनी है, कोई पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि अब कुछ भी नहीं होना है। एग्जाम से एक दिन पहले जो चीजें याद की हुई चीजों को ताजा रखना होता है, कोई नया बोझ नहीं डालना होता है, तो रिलैक्स रहना है। और ये अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो ये 10 दिन की स्ट्रेटेजी या रणनीति आपकी मेहनत के साथ आपकी जिंदगी बदल देगी। पेपर में अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो तो उसके बाद जब आपका पेपर हो जाए और आपने ईमानदारी से ये स्ट्रेटेजी यूज की है, तो मान के चलिए पेपर औरों से अच्छा होगा। कुछ चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी है, बिल्कुल डरना नहीं। देखो जो होना है होके ही रहेगा, अगर पढ़ाई करी है तो बिल्कुल याद आएगा, नहीं करी है तो कितना भी कर लो याद नहीं आएगा। दूसरा, रिवीज करना है, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने हैं और अपने आप को ये बोलना है कि भैया मैंने अच्छी तैयारी की है, मैं अपने आप पे विश्वास रखना है कि मुझे सब याद है, मैंने अच्छे से पढ़ा है, मैंने मेहनत की है, ईश्वर, मेरे पेरेंट्स, मेरे गुरुदेव, मेरे टीचर्स का मेरे साथ विश्वास है, आशीर्वाद है और मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। हमेशा पॉजिटिव वाइब्स में जिए, पॉजिटिव एनर्जी में जिए, सब अच्छा ही होगा। इस रणनीति को आपको अपनाना है। आई थिंक अगर आपकी सफलता में मेरी ये रणनीति इतना सा भी कंट्रीब्यूशन कर पाई तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी महसूस करूंगी। और नो डाउट मुझे पता है अगर आप ईमानदारी से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ओके और टेस्टेड जो है नीति है, जो मैं अक्सर एग्जाम में अपनाती हूँ,
लेकिन आप मेरे छोटे भाई बहन हैं और ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता ही है, साथ ही अपने और दोस्तों के साथ जो भी एग्जाम दे रहे हैं, लाखों बच्चे दे रहे हैं भाई, तो उन सबके साथ भी शेयर करो, सबका भला हो जाए। ऐसा नहीं हम तो डूबेंगे और तुझे भी ले डूबेंगे, बिल्कुल नहीं, हम भी उभरेंगे और आपको भी उभारेंगे, उस फिलॉसफी पे हमें चलना है। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई, आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो, आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको जरूर से मिले, और इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।